हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 3 है। इस डे 3 में आज हम करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज के अपने अगले पार्ट या कहें कि अगले माह जुलाई के 1 से लेकर 10 तक की करंट अफेयर्स की घटनाओं का काफ़ी अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 3 है, अर्थात इसमें हम जुलाई 1 से लेके 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपने प्रीवियस पार्ट सभी देख लिए होंगे, जिसमें हमने मई माह के करंट अफेयर्स और जून माह के करंट अफेयर्स को अपने 6 वीडियो में कंप्लीट किया था। लेकिन आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, तो उनको पता हो कि हमने आपके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी लगभग 10 सीरीज हैं। उन्हीं सीरीज की दिशा में हमारी ये प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम आपको 2000 टॉपिक कवर कराते हैं। साथ ही हमारी करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन एक माह के करंट अफेयर्स को अपने 3 पार्ट में कवर कराते हैं। साथ ही प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत हम आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को कैसे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए, उसका भी अध्ययन कराते हैं। आपको पता हो कि हमारी सीसेट की लेट्स क्रैक सीरीज भी शुरू हो चुकी है, जिसमें हम आपको रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, साथ ही कॉम्प्रीहेंशन भी कवर करा रहे हैं। अर्थात बहुत जल्द हम आपके लिए मैथ की क्लासेस की भी शुरुआत करेंगे। उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर भी आप में से जिन लोगों को समझ में ना आ रहा हो, वो हमारे प्रोमो लेक्चर को जाकर लेट्स क्रैक प्रीलिम्स के देख सकते हैं। अब हम अपनी आज की क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो आपको पता हो कि आज हमारा जो पहला आर्टिकल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी हमेशा उस पर क्वेश्चन काफ़ी घुमावदार पूछती है। घुमावदार का मतलब कि जैसे यूपीएससी ने इसी वर्ष एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि नैनो पार्टिकल्स के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो हम ऑलरेडी आपको हमेशा बता देते हैं कि जब भी आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि फला चीज़ के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो लगभग उम्मीद ये होती है कि उसके सभी ऑप्शन सही होंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि उपयोग करके बताना ये काफ़ी आसान है, बट ये बता पाना कि इसके क्या क्या खतरे हैं, ये काफ़ी कठिन होता है। तो उसी दिशा में हुआ क्या है कि एक नई डिस्कवरी हुई है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को लेकर। मतलब कि ये जीनोटिक्स इफेक्ट को शो करते हैं सल्फेट रेड्यूसिंग बैक्टीरिया पे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जेनोटिक्स का मतलब होता है जब कोई केमिकल एजेंट इतना कैपेबल हो कि वो डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सके, वह सेल को म्यूट कर सके। सामान्य तौर पर इसको आप ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी में जो डीएनए है, वो डीएनए हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो देता है कि ये व्यक्ति किस वंश से संबंधित है, मतलब इसके माता पिता कौन हो सकते हैं। ये जो जानकारियाँ डीएनए हमें देता है, तो उसी डीएनए की जानकारी को ये समाप्त कर देता है। साथ ही हमारी बॉडी में कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं के काम करने के ढंग को भी बंद कर देता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये हमारी बॉडी को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो उसी को कहते हैं जीनोटिक्स इफेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या है, आपसे ये पूछेगा कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का क्या उपयोग होगा। तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स क्या करता है, इसी जीनोटिक्स इफेक्ट को बताता है कि बॉडी में कहाँ पे ये जीनोटिक्स इफेक्ट हो रहा है। मतलब बॉडी के किस जगह पे डीएनए को म्यूट किया जा रहा, या बॉडी के किस जगह पे डीएनए को पूरी तरीके से बाधित किया जा रहा, या उसे डैमेज किया जा रहा। समझ गए? ज़्यादा आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो उम्मीद नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स क्या 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 उपयोग हो सकता है। अब यहाँ पे आपको दे दिया है कि ये एंटी कैंसर के रूप में, एंटी वायरल के रूप में, एंटी डायबिटीज़ के रूप में, मतलब कई सारी बीमारियों के इलाज के लिए इस गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का उपयोग किया जा सकता है। ये लाइन बस इम्पॉर्टेंट है, और ये लाइन इम्पॉर्टेंट उतनी भी नहीं है क्योंकि आपको तो ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स इसकी पता ही है। क्लियर? चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कई बार यूपीएससी आपसे इंडिपेंडेंट रूप से इस पर क्वेश्चन पूछती है,
और होता क्या है कि महान्यायवादी को लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोविज़न। साथ ही जब हम अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी हम आपको महान्यायवादी के बारे में बताएंगे। बट यहाँ आप समझ लीजिए कुछ बहुत पॉइंट। तो महान्यायवादी क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड दिया गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है महान्यायवादी के पद को लेकर। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा, क्लियर, या फिर यहाँ पे आपको दे देगा क्या, बताइए, प्रधानमंत्री प्लस राष्ट्रपति प्लस लोकसभा अध्यक्ष की एक समिति के द्वारा। तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। क्लियर। दूसरी बात यह है कि एससी का जज बनने की योग्यता रखने वाले को, एससी का जज मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी के रूप में पद में स्थापित किया जाता है। साथ ही इसको हटाने का कोई भी प्रोविजंस नहीं विद्यमान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके हटाने को लेकर संविधान में भली भांति विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। ऐसे शब्द जब आते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि उन्होंने संविधान तो पढ़ा नहीं है, तो कहीं दिया ना हो तो ऑप्शन जाके गलत कराते हैं। तो आपको पता हो कि नहीं भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रावधान किसी भी प्रकार के नहीं है हटाने को लेकर। क्लियर। और ना ही इसकी टाइम एंड टेन्योर है, मतलब इसकी पद की अवधि भी नहीं है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि प्रधानमंत्री का पद 5 वर्ष के लिए है, राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष के लिए है, या लोकसभा का पद 5 वर्ष के लिए है, समझ गए। तो लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। बट होता क्या है कि सरकार जब बदलती है तो इसका पद अपने आप बदल जाता है, समझ गए। संयुक्त बैठक पर किसी भी बैठक में शामिल तो हो सकता है बट वोटिंग राइट नहीं करता। कई बार आपसे क्वेश्चन यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो महान्यायवादी है वो लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है पर वोटिंग नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा में वोटिंग कर सकता है। तो आप समझ गए, नहीं भाई साहब, चाहे लोकसभा की बात हो या फिर राज्यसभा की बात हो, दोनों में वो वोटिंग नहीं कर सकता। क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर बात आती है कि इसको वो सभी प्रिविलेजेस प्राप्त होती हैं जो किसी एक लोकसभा सांसद को प्राप्त होती हैं या राज्यसभा के सांसद को प्राप्त होती हैं। सांसद विशेषाधिकार का क्या मतलब? देखो, विशेषाधिकार का मतलब ये होता है कि वो किसी की आलोचना वहाँ पे करते हैं कहाँ पे? सदन के अंदर बैठ के। क्लियर। जैसे होता है ना, कई बार मजाक उड़ाया जाता है। मोदी जी को आप देखते होंगे कि कई बार विपक्षी पार्टियों के लोगों पर मीम्स बनाते हैं, या विपक्षी पार्टी के लोग कई बार मोदी जी पर मीम्स बनाते हैं। या आप अठावले साहब को कभी सुनना, तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा कॉमेडी टाइप की करते रहते हैं। तो उस कॉमेडी में कभी कभी लोगों का व्यक्तित्व को भी चोट पहुँचती। तो ऐसा नहीं कि वो लोग जाके उनके खिलाफ केस कराएंगे, वो वहाँ का है मंच ही है, इन सारी चीज़ों की उन्हें छूट प्राप्त होती है। दूसरी बात क्या है कि कोई बाहरी व्यक्ति इनकी आलोचना नहीं कर सकता गलत तरीके से, तो इस चीज़ का इनको विशेषाधिकार भी प्राप्त है। अब बात आती है सरकारी नौकरी नहीं है, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको ये दे दिया जाएगा वो किसी भी प्रकार की प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखो, महान्यायवादी का मतलब क्या होता है? महान्यायवादी का मतलब ही होता है कि वो वकालत करता है। सामान्य तौर पर महान्यायवादी को आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक तरीके का सरकार का वकील होता है। सरकार का वकील मतलब जैसे आप लोगों ने किसी पे केस किया, भारत सरकार पे मान लीजिए केस किया बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, तो भारत सरकार की ओर से कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो भारत सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, अब हो सकता है चेंज हो गए हों, वो करेंगे वकालत अपनी, उनकी ओर से भारत सरकार का पक्ष रखेंगे। क्लियर। जैसे आप लोगों में से कई बार आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में जब गवर्नमेंट चेंज हो रही थी या कहीं पे भी जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो मुकुल रोहतगी को ही बुलाया जाता है कि आप आइए सरकार का पक्ष रखिए कि सरकार इस योजना को, जैसे अभी सपोज करो यूपीएससी को लेकर घटना हुई थी, यूपीएससी में अटेम्प्ट को बढ़ाने की बात आ रही थी ना, तो यूपीएससी की ओर से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? भारत सरकार का यही अटॉर्नी जनरल। क्लियर। और यही अटॉर्नी जनरल ने ही वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को दलील दी कि साहब हम नहीं बढ़ा सकते। समझ गए। अब बात अलग है कि अटॉर्नी जनरल हर बार नहीं जाता है,
क्यों? क्योंकि इसी के अंडर में कई सारे और सब अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो जाते हैं इसमें। समझ गए? तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता हैं। अब आप मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि कोई प्रोविजंस नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है, साथ ही कोई इसका किसी प्रकार की रोक नहीं है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। समझ गए? ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आता है कोवैक्सीन। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि कोवैक्सीन क्या है। समझ गए? कोवैक्सीन नाम से ही समझ में आ जाएगा कि कोरोना की वैक्सीन है। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है? इतना सिंपल देखो क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती। जिसको दुनिया जानती हो उस क्वेश्चन को यूपीएससी नहीं पूछती। यूपीएससी उस क्वेश्चन को पूछती है जिसको दुनिया अभी जानने की शुरुआत भी ना की हो। क्लियर? तो आप ये समझ गए कोवैक्सीन क्या है। भारत की पहली कोविड-19 की वैक्सीन है। बस इतना आपको पता रहना चाहिए। किस लिए? SARS-CoV-2 वायरस के स्ट्रेन से संबंधित। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन आप देख के ही बता दोगे कि SARS-CoV-2 वायरस स्ट्रेन क्या है, या किस बीमारी से संबंधित है। तो आप बता सकते हो कोरोना वायरस से संबंधित है। चलिए, फिर आता है सांस्कृतिक सद्भाव मंडल। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि सांस्कृतिक सद्भाव मंडल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री के द्वारा। हालांकि जब भी आपको क्वेश्चन में यूपीएससी क्वेश्चन बना के देती है ना, तो वहाँ पे आपको मिनिस्ट्री को गलत करा देगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें मिनिस्ट्री सही होती ही नहीं है, तो वहाँ पे तो हम आपको ट्रिक्स एंड टेक्टिक्स बताएंगे ही। तो आप ये जान गए अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री के द्वारा इसे किया गया है। कम्युनिटी सेंटर है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? यूटिलाइज्ड वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, स्किल डेवलपमेंट, कोचिंग, रिलीफ एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका पर्पज़ है कि लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में किस तरीके से स्किल प्रोवाइड कराए जाए, किस तरीके से वो मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। क्लियर? बस इतना आपको यहाँ समझना है। PMJKVI, PMJVK क्या है? मंत्रालय अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री वही जन विकास कार्यक्रम। क्लियर? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब आप बताइए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले ही कि सेंट्रली सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड दो स्कीम होती हैं। सेंट्रली सेक्टर में क्या होता है? टोटल पैसा पूरा गवर्नमेंट का लगा होता है, मतलब 100% जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि लगभग 80% जो होता है वो केंद्र सरकार की गवर्नमेंट, और लगभग 20% जो पैसा होता है वो किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि ये पैमाना फिक्स नहीं है। आप यहाँ ये कह सकते हो कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है उसमें दो लोगों की हिस्सेदारी होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और जो सेंट्रली सेक्टर है उसमें केवल केंद्र सरकार के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब आता है जी फ्लू वायरस। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के बाद फिर से एक नए वायरस के स्ट्रेन को देखा गया था चाइना में। क्लियर? ये वायरस H1N1 इन्फ्लुएंजा का एक स्ट्रेन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन है, H1N1 इन्फ्लुएंजा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है और अभी आगे चलकर ये फिर से चर्चा में रहा। तो देखते हैं, काफ़ी खतरनाक है। ACE2 रिसेप्टर्स के साथ चिपक जाता है कोरोना वायरस, उसी प्रकार से जी फ्लू वायरस भी चिपक जाता है। H1N1 को क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू। यूपीएससी इस पे जरूर पूछती है, जैसे H1N1 को क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू। H2N2 को क्या कहते हैं, या H2N5 को क्या कहते हैं? तो बर्ड फ्लू। ये सारी चीज़ें हम अभी आपको बताएंगे। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है कि H1N1 किससे संबंधित है? स्वाइन फ्लू से संबंधित है। समझ गए? ये पिग्स का हाईली कंटेंजिनियस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस लेने वाली नली। क्लियर? तो पिग्स का मतलब सुअर, मतलब सुअरों में हाईली कंटेजिनियस, उनकी जो आप देख सकते सांस लेने वाली जो नली है उसको ये जाम कर देता है, जिससे क्या होता है? सुअरों की मौत हो जाती है। क्लियर? तो ये उसी से संबंधित बीमारी है। टाइप ए है इन्फ्लुएंजा से, सामान्यतः मानव को इन्फेक्ट नहीं करता। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है
कि H1N1 जो इन्फ्लुएंजा है ये सामान्यतः मानव को इन्फेक्ट नहीं करता, लेकिन खबरें आती रहती हैं संक्रमण एक दूसरे से संभव है। 2009 में WHO ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर किया। देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और कई सारे टेस्ट सीरीज में मैं देखता हूँ बनता है क्या कि पैंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, क्लियर, या सीवियर क्या है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी कि इनका एक क्राइटेरिया आप बताइए, किसको पैंडेमिक कहेंगे, किसको सीवियर कहेंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी लास्ट में पूछेगी जब वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्लियर। बट हम आपको एमसीक्यू में बताएंगे ही कि पैंडेमिक क्या होता है, कि उसे हम कंट्रोल ना कर पाएँ, उसकी दवा ना उस समय उपलब्ध हो, समझ गए। फिर आता है ओसेल्टामिविर व पेर्मामिविर जो है रेपीवेवेब दवाएं दी जाती हैं एंटीवायरल थेरेपी के साथ। कहने का मतलब कि इसके लिए दो एंटीवायरल थेरेपी की दवाएं हैं, कौन कौन सी, ओसेल्टामिविर और पेरामिविर। और आपको पता होना चाहिए ये दोनों दवाएं अभी कोविड-19 में भी इस्तेमाल की जा रही थी, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट राजा जी नेशनल पार्क। यूपीएससी हमेशा पूछती है। अब यहाँ पे राजा जी किसका नाम है, राजगोपालाचारी का, क्लियर। तो आपको पता है ये कहाँ पे है, उत्तराखंड हरिद्वार में। एशियन एलिफेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2015 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। अन्य भी नेशनल पार्क हैं कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो देख लेते हैं। एक तो है जिम कॉर्बेट वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। नंदा देवी, गोविंद पसाऊ विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। तो आप कहेंगे उत्तराखंड में। अब एक बार हम इन सब की लोकेशन देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में छप जाएं। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इस प्यारी पृथ्वी से हम इधर चले और हमें चलना है कहाँ पे बताइए, हमें चलना है जिम नेशनल। ये देखिए ये है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्लियर। तो आपने ये देख लिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्लियर। ऐसे आप देख सकते हैं एक बार इस फिगर को, यहाँ पे ये देखिए हैं, ऐसे डायग्राम बना हुआ है। ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जब आप लोग आईएएस बनेंगे ना लवासना ट्रेनिंग सेंटर में, तो आपको ये सब घुमाया जाएगा। फिर आप मुझे बताइएगा कि हाँ उस समय का दृश्य कैसा था। तो आपने जिम कॉर्बेट देख लिया। अब यहीं पे हम देखते हैं आपका नंदौर, नंदौर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखें नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के पास में है, क्लियर। ये देखिए नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समझ गए। तो ये आपने देख लिया नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। अब ये देखने के बाद आपको और कौन सी दिखा दें, और हम आपको दिखा दें फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। ये देखिए ये तो मैंने ऑलरेडी एक बार आपको दिखा दिया है ना। ये देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स है। ये ऐसे आप देखिए ये मतलब घाटी बनी हुई है, तो उसी में फ्लावर्स। आपने फिल्मों में, पहले ज़माने की जो फिल्में होती ना, तो उसमें आप देखते होंगे नायक और नायिका यहीं पे आके डांस वगैरह करते थे, कई सारे गाने भी यहीं पे बनाए जाते थे, समझ गए। तो ये देख सकते हैं आप फ्लावर्स वगैरह को। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आपको गंगोत्री वगैरह तो पता ही है, तो इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। अब है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन ग्रीन। वास्तव में ऑपरेशन ग्रीन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, ये 2018 और 19 के बजट में कॉन्सेप्ट आया था, क्लियर। तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से या टोमेटो ओनियन पोटैटो के प्रिजर्वेशन से। तो आपको पता होना चाहिए टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के प्रिजर्वेशन से संबंधित है। मतलब क्यों, क्योंकि ये जो तीन प्रजातियां हैं ये जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, अर्थात इन पेरिसेबल फ्रूट्स को लगभग 6 माह तक स्टोर करके रखा जा सके कोल्ड स्टोरेज में, उसी से संबंधित है ये हमारी स्कीम ऑपरेशन ग्रीन।
अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसे कौन जारी किया है, क्या इसे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा, तो नहीं, इसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब सभी पेरिसेबल फ्रूट के लिए वेजिटेबल्स 6 माह तक 50% सब्सिडी दी जाती है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और स्टोरेज फैसिलिटीज़ को लेकर। वास्तव में आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ मार्केट में क्या होता है, इन्हीं 3 चीज़ों के प्राइस कभी ना कभी अप डाउन होते रहते हैं। आप देखोगे अगर आप में से कई सारे लोग सब्ज़ी लेने जाते होंगे तो कभी प्याज के दाम आसमान पे होंगे, तो कभी टमाटर के दाम, तो कभी आलू के दाम। क्लियर? तो ये तीनों के तीनों जो फसलें हैं, इन तीनों में प्राइस को भी कंट्रोल किया जा सके, इसलिए वास्तव में इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम आई। क्लियर? चलिए अब हमारा अगला क्या है, असम कील बैक स्नेक। असम कील बैक स्नेक आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा ये क्या है, कहाँ पाया गया, कुछ नहीं पूछेगा। आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है। क्लियर? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे। तो हम अपना यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समझ गए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो आप ये देख सकते हैं कि पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पे है, असम राज्य में। समझ गए? तो ये तथ्य आपसे पूछा जा सकता है और ये आपको पता होना चाहिए। पोबी तोरा ऑर्चिड पार्क भी वहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप गेंडा की तस्वीर। क्लियर? तो ये आपने देख लिया, समझ गए? बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं। अब हमारा अगला आर्टिकल कौन सा होगा, अगला आर्टिकल है हमारा ग्लोबा अंडरसोनी प्लांट। आपसे नहीं पूछेगा कि ग्लोबा अंडरसोनी प्लांट क्या है या यह कहाँ पे पाया जाता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ गए? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हालांकि नाम से ही आप बता दोगे वास्तव में रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा या WHO के द्वारा या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, तो इसलिए आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। और एक और बात कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट नहीं जारी की जाती। समझ गए? इसे कौन जारी करता है, UNFPA। सामान्य सा नाम आपको दे देगा कि इसे UNFPA के द्वारा जारी की जाती है, तो आप बता देंगे कि हाँ इसे UNFPA के द्वारा पब्लिश किया जाता है। क्लियर? UNFPA का मतलब यूनाइटेड नेशन फॉरेन पॉपुलेशन एकॉर्ड या आप कह सकते हो एकेडमी, ठीक है, उसके द्वारा। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है। फिर आता है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कि एक्सेलरेट करना, किस चीज़ को, विज्ञान को। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना। किस चीज़ के लिए, अब यहाँ पे विज्ञान दिया है तो साइंस की फील्ड को बढ़ावा देना। समझ गए? अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, देखो टेस्ट सीरीज वाले बना देते हैं क्योंकि उनके पास क्वेश्चन नहीं होते, बट आपको समझना UPSC इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम क्या है, आप हमें उसको डिटेल से बताइए। हाँ, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि अभ्यास व सम्मोहन, ये दो जो अभी इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं ये किस फील्ड से संबंधित हैं, साइंस की फील्ड से संबंधित हैं। आपको बस इतना याद रखना है। समझ गए? बाकी ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, संयोजिका क्या है, संगोष्ठी क्या है, समझ गए, ये कुछ भी नहीं याद रखना है। या आपसे काफ़ी बड़े लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि संयोजिका, संगोष्ठी, ठीक है, साथ ही आपसे पूछेगा कि अभ्यास, ये सब के सब शब्दावलियाँ किस फील्ड से संबंधित थीं, तो आप बता दोगे विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित थीं। जैसे आपसे स्वयं के बारे में पूछा है ना, स्वयं पोर्टल को लेकर, वैसे ही पूछेगा। बाकी आपको ये कुछ भी याद रखना नहीं है। समझ गए? तो इतनी सारी बातें आपको नहीं याद रखनी, सब फालतू की हैं। मैंने बस आप लोगों को इसलिए लिख के दे देता हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि अच्छा PIB में ये भी दिया गया था बट आपने इसको क्यों नहीं मेंशन किया। समझ गए? चलिए अगला है सेंट्रल जू अथॉरिटी। ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा दिया अपने प्रीवियस पार्ट में और साथ ही इन्वायरमेंट की बुक सीरीज में, और आपको अच्छे से पता है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी को किस एक्ट के द्वारा गठित किया हो गया। आंखें बंद करो, बस थिंक करो,
तो आपने थिंक कर लिया, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया कि सर इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गठित किया गया है, ना कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे यही बनाएगा, यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं देगा, आपको यहाँ पे देगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आप कहेंगे नहीं साहब आप गलत बोल रहे हो, यहाँ पे 1986 का एनवायरनमेंट नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा है ये स्टेचुरी बॉडी है। अब यहाँ पे देखो मोटी बुद्धि लगाओ, सिर्फ थिंक करो। मैं जब आपको पढ़ा रहा था एनवायरनमेंट की बुक सीरीज़, तो वहाँ मैंने क्या बोला था कि पहली बार एनवायरनमेंट को लेकर स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में आई। समझ गए? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तब क्या हमने इन्वायरमेंट के लिए कोई बॉडी बनाई होगी? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में नहीं बनी थी तो हम क्यों बनाते? समझ गए? तो अब जब बाद में बनी होगी तो किसी एक्ट के द्वारा बनी होगी। अब एक्ट के द्वारा बनी होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। और जो आर्टिकल में मेंशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। तो अब आप मोटे तौर पर समझ गए कि नहीं भाई साहब ये स्टैच्यूटरी है। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार बच्चे खुद से ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्या होगा कि आपको स्टैच्यूटरी बॉडी ऊपर दे देगा और नीचे आपको कोई एक्ट दे देगा। तो ये तो समझ जाया करो कि हाँ एक्ट जो दिया है वो वास्तव में किसी न किसी अमेंडमेंट के तहत आया होगा। अर्थात नीचे दिया गया एक्ट भले ही सही हो या ना हो, लेकिन अगर ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल दिया गया है तो वो गलत ज़रूर होगा, क्योंकि एक्ट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। एक्ट हमेशा स्टैच्यूटरी होगा। क्लियर? आर्टिकल हमेशा जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। क्लियर? अब यहाँ पे कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो आपने देखा होगा उसे आर्टिकल में मेंशन किया गया 330 क्या है 8 का में ऑलरेडी मेंशन था। क्लियर? अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यहाँ पे ये याद रखना। इतनी बातें आप क्लियर हो गई। दूसरी बात कि क्या यहाँ पे मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या होगी यहाँ पे? मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको यहाँ पे नहीं घुमाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से पता होता है कि बच्चों को इतना तो ज़रूर पता होता है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की जो मिनिस्ट्री है वो उनको याद होगी। अब कहाँ क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि इसे चेयर्ड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो आप कहेंगे नहीं साहब, इसे चेयर किया जाता है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा या एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा। दूसरी एक और बॉडी है जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है, एनटीसीए। इसको कौन चेयर करता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसको भी चेयर करता है एनवायरनमेंट मिनिस्टर। क्लियर? तीसरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ बोर्ड, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? और साथ ही सीएसआईआर को चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। इतनी आपको बातें याद होनी चाहिए। बाकी हम आपको ऑलरेडी पढ़ाएंगे, जब क्विक रिवीजन करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर का इंडिविजुअल पूरा वीडियो होगा कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया की किन किन बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए अब आता है चिड़ियाघर में गाइडलाइंस जारी की जाती है। ये इंपॉर्टेंट आपसे है नहीं, कितने मेंबर होते हैं ये भी आपसे नहीं पूछेगा। समझ गए? अब जो हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिप हेयर स्ट्रेक व एक्सक्लूसिव प्रिंस। ये क्या है? बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया फिर बोला नहीं पूछेगा, तो इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि इस पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि आप ये बताइए स्ट्रिप्ड हेयर स्टिक क्या है। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है। और कई बार यूपीएससी ने पूछा है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी आपसे क्रम लगाने को देगा, उत्तर से दक्षिण दे देगा, फूलों की घाटी, नामदफा नेशनल पार्क, फिर आपको दे देगा अचनकमार। क्लियर? फिर आपको दे देगा क्या? सिमलीपाल, और बोलेगा इनको उत्तर से दक्षिण लगाइए। तो आप लगा सकते हैं उत्तर से दक्षिण। तो एक बार हम देख लें नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ पे। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं अपना नामदफा नेशनल पार्क। क्लियर? नामदफा आप लोग हमेशा सुनते रहते होंगे कई बार। तो ये आप देख सकते हैं नामदफा नेशनल पार्क आपका कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। कितनी अच्छी लोकेशन है। क्लियर? अब यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में है। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क, ये नामदफा नेशनल पार्क है। अब आप इसको सीधे अच्छान से ऐसे मिलाइए और यहाँ पे आपका पड़ता है फूलों की घाटी। क्लियर? तो फूलों की घाटी ऊपर हो जाती है, नामदफा नेशनल पार्क आपका नीचे हो जाता है। समझ गए? तो आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर आप इनको क्रम में लगा दीजिए। खैर हम जब आपको क्रम वाला पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम उत्तर से दक्षिण आपको लगाकर बताएंगे। क्लियर?
तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए अगला है हमारा हुलू गिबन। यहाँ पे केवल पाया जाता है। कई बार आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किन किन प्रजातियों को मुख्य रूप से स्थानिक प्रजातियों की संख्या दी जाती है, मतलब पश्चिमी घाट की कौन कौन सी स्थानिक प्रजातियां हैं, और वहाँ आपको दे देगा हुलुक गिबन। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई साहब, हुलुक गिबन पश्चिम में नहीं पाया जाता बल्कि नॉर्थ ईस्ट के केवल रीजन में पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। बिग कैट की चारों स्पीसीज यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की पाई जाती हैं। बिग कैट का मतलब टाइगर की जो फैमिली है ना, जैसे चीता है, शेर है, इन सब की चारों फैमिली वहाँ पे पाई जाती हैं। अब आता है रणवीर सिंह समिति। आप लोग हमेशा एंशिएंट इंडिया में बुक पढ़ते हो रणवीर चक्रवर्ती की, हालांकि उनका नाम यहाँ पे नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए रणवीर सिंह समिति किससे संबंधित है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जब क्रिमिनल लॉ पे लिखते हो ना कुछ भी मेंस में क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप इसे मेंशन कर सकते हो कि आपराधिक कानूनों में सुधार लाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। क्लियर, या इनका गठन किया गया है। फिर आता है पीएम समनिधि पोर्टल। आपको पता होना चाहिए कि हमने पिछले अपने पार्ट में एक चीज़ आपको पढ़ाई थी। क्लियर, क्या पढ़ाई थी आपको, जिसके अंतर्गत एक स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो उसमें हमने रेहड़ी पटरी वालों के लिए देखा था कि 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। क्लियर, तो उस लोन को ही वास्तव में कहाँ से मिलेगा, इसके लिए एक पोर्टल बनाया है। किसने, सिडबी ने। सिडबी का पूरा नाम, अब यहाँ पे सिडबी और सेबी में कंफ्यूज मत होना। सिडबी बैंक है, क्लियर, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सेबी क्या है, ये आपकी सिक्योरिटीज से संबंधित है, मतलब शेयर मार्केट से संबंधित है। तो दोनों में अंतर है काफ़ी बड़ा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पीएम समनिधि पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया, सिडबी के द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि चर्चा में रहा पीएम समनिधि पोर्टल संबंधित है, तो आप बताएंगे कि जो ठेले वाले हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको 10,000 रुपये तक के लोन की बात की गई। और आपको पता होना चाहिए इसमें हमने कई सारे फीचर पढ़े थे, तो एक बार हम आपको यहाँ रिवाइज करा देते हैं। पहला कि किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर ये लोग टाइम पे अपना लोन पे कर देते हैं तो 7% की रकम सरकार इन्हें फंड कर देगी। क्लियर, टोटल इसके अमाउंट का, ये सारी चीज़ें हैं, समझ गए। चलिए अब आता है अंकैट। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। क्यों पूछ सकती है, क्योंकि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो देखते हैं, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, 1984 में बनाई गई, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी से संबंधित है। भारत ने इसे रेटिफाई नहीं किया है, बट सिग्नेटरी तो है। देखो, रेटिफाई और सिग्नेटरी का क्या मतलब होता है। रेटिफाई और सिग्नेटरी का बस इतना सा मतलब समझ लो, ऐसे कि मान लो आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, उसकी बेटी की शादी है, उसने आपको अपने यहाँ इनवाइट किया, ठीक है, आप चले गए वहाँ पे, लेकिन आपने वहाँ खाना नहीं खाया, समझ गए। मतलब आपने अपनी दुश्मनी भी बरकरार रखी और उसकी बेटी का आपने सम्मान भी किया। क्लियर, तो यही चीज़ है यहाँ पे कि इंडिया ने वहाँ पे गया तो था, साइन भी कर दिया, बट इसे अभी अपने यहाँ इससे संबंधित कानून नहीं बनाया। क्लियर, अब क्यों नहीं बनाया आप यहाँ पे देख सकते हो। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई करता है, उस देश को कानून बनाने होते हैं अपने देश में टॉर्चर या अमानवीय अपराध को रोकने के लिए। और जो देश इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, वो देखो किसी पर्सन को उस देश में नहीं भेज सकते जहाँ पर उस व्यक्ति के टॉर्चर होने की संभावना है। मतलब इसका क्या है, दोनों का अंतर सिंपल है कि इसमें क्या हुआ, रेटिफाई में कानून बनाना पड़ेगा, और जब आप कानून बना लेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडियन है और वो अमेरिका में जाकर कोई कुकृत्य करके आता है, टॉर्चर वाला कृत्य करके आता है, तो इंडियंस को पता है कि ये भले वहाँ पे गलत कार्य करके आता है और वो इंडिया में छिपा हुआ है, तो इंडियंस इसको उस देश में नहीं भेजेंगे। रेटिफाई में आपको भेजना पड़ेगा, कानून बनाने में आपको भेजना पड़ेगा कि नहीं हम इसको यहाँ से ले जाएंगे। जैसे आप लोग हमेशा देखते होगे ना, कई बार जानवरों को जब आप पालते हो तो कोई वाइल्ड लाइफ की टीम आके वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाती है। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि आप इनको काफ़ी ख़राब हालत में रखे हुए, इनको टॉर्चर कर रहे हो। क्लियर, तो क्या होता है, इंडियंस उसको नहीं बेचते हैं,
सिग्नेटरी में, और अगर रेटिफाई किए होंगे तो उसको भेज देंगे। इंडियंस क्यों नहीं भेजते? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग वहाँ पे इंडियंस के साथ काफ़ी बड़ा दुर्व्यवहार करेंगे और इनको काफ़ी मार पीट कर इनसे उस सज़ा या उस जुर्म को कबूल करवा लेंगे। क्लियर? तो आप समझ सकते हो कि आपको यहाँ पे पता चल गया कि सिग्नेटरी का क्या मतलब है और रेटिफाई का क्या मतलब। आपसे नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना, सिग्नेटरी की आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा और रेटिफाई की परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने सिग्नेटरी है बट रेटिफाई नहीं किया है। समझ गए? चलिए, कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर द्वारा इसे मॉनिटर किया जाता है। चाइना व पाक ने भी रेटिफाई नहीं किया। मतलब एक क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं कि इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया बट चाइना व पाकिस्तान ने इसे रेटिफाई कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों ने भी रेटिफाई नहीं किया। अब आप समझ सकते हो कुछ तो गड़बड़ होगा जिस कारण हमारे पड़ोसी भी नहीं कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के हेड कौन होते हैं। पहला तो ये, इसका मुख्य काम क्या होता है, दूसरा ये। क्लियर? हम इससे पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को पढ़ें, पहले हम कुछ अपने ही देश के तथ्य पढ़ लेते हैं। पहला तथ्य क्या है, पिनाका क्या है। आपको पता होना चाहिए इस वर्ष 26 जनवरी को भी इसकी आप एक झांकी देखे होंगे। क्लियर? तो ये क्या है, ये एक मल्टी बैरलर रॉकेट सिस्टम है। मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम ऐसे समझो, आप लोग दिवाली में पटाखे छुटाते हो, रॉकेट वाले लाते हो, तो एक डब्बे में 12 रॉकेट के पीस होते हैं ना, ये वही चीज़ है कि पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। 90 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ पे हमेशा मैं फिर से एक बात बता दूँ, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बता दिया है कि डीआरडीओ का काम है डिफेंस से संबंधित इन सारी चीज़ों को बनाना, चाहे कोई मिसाइल हो, क्लियर, या फिर किसी प्रकार का बॉम्ब हो, या किसी प्रकार का कोई टैंक हो या बंदूक हो। समझ गए? इसरो का काम है स्पेस की फील्ड से जानकारी को लेना या स्पेस से संबंधित आप कह सकते हो लॉन्च व्हीकल का निर्माण करना। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर यहाँ पे इसरो दे दो तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। समझ गए? क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में होते हैं और समझ तो पाते नहीं है वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में। अब आता है दूसरी चीज़, अस्त्र मिसाइल का भी गठन किया गया, मतलब अस्त्र मिसाइल भी बनाई गई। बियॉन्ड विजुअल मिसाइल, मतलब दिखाई ना पड़े इतनी दूर तक जा सकती है, और ये एयर टू एयर मिसाइल है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, कई बार पूछा भी है कि जो पृथ्वी मिसाइल है वो कैसी मिसाइल है, ठीक है, अस्त्र जो मिसाइल है वो कैसी मिसाइल है। तो ये एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब हवा से हवा में मारेगी। अब हवा से हवा में कैसे मारेगी आप बताइए? फाइटर प्लेन के जरिए ही मारेगी, क्योंकि फाइटर प्लेन ही तो हवा में जाएगा। समझ गए? तो ये ज़मीन से नहीं चलती है, ये आसमान से चलती है। क्लियर? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, 37 किलोमीटर रेंज है, ये भी नहीं पूछेगा। मिग 29 किसका विमान है? सोवियत रूस का है। सुखोई किसका है? ये भी सोवियत रूस का है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कौन? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। क्या करती है? ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी वेपन्स हमें परचेज करने हैं या जितने भी वेपन्स की आवश्यकता है उसकी जानकारी दी जाती है देश की सरकार को, और इसे चेयर कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे क्वेश्चन फंसाएगा। इसे चेयर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, या इसे चेयर किया जाता है अभी जो नया पद बनाया गया है, क्लियर, उससे संबंधित। तो आप कहेंगे नहीं साहब, इसे चेयर किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। क्लियर? चलिए, अब हमारा अगला क्या है? तिम्बुक्तु शहर। तिम्बुक्तु शहर आपसे सिंपल सा पूछा जा सकता है कहाँ पे है। मैंने आपको कई सारे सिटीज़ पढ़ाए हैं, सीरिया के सिटी आपको पढ़ाए हैं, पाकिस्तान के सिटीज़ पढ़ाए हैं, अफ़गानिस्तान के सिटीज़ पढ़ाए हैं। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिम्बुक्तु शहर कहाँ पे है? तो ये माली में है। क्लियर? अब माली की लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपसे इसलिए भी माली को लेकर पूछा जाता है क्योंकि ये, बताइए कहाँ पे है? तो आप एक बार देख लीजिए, अफ्रीका के रीजन में पाई जाती है माली सिटी। यहाँ पे आप ऐसे जाएंगे, ठीक है, ये अफ्रीका का रीजन है। ये देखिए यहाँ पे ये है आपका क्या, ये देखिए यहाँ पे माली। अब आप यहाँ पे मोटे तौर पे एक चीज़ मुझे बता दीजिए, ये माली है। क्लियर? अब ये कौन सा रीजन हमने आपको एक दिन पढ़ाया था, नीचे ग्रीन ग्रीन है, यहाँ का एक रीजन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। बताइए कौन सा रीजन है? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया,
कि सर ये सोहेल रीजन की आप बात कर रहे हो। ठीक है, चलिए दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या होता है। कैंसर का मतलब होता है कर्क रेखा। क्लियर। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो कहाँ से होकर गुजरती, क्या माली से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल वो माली से होकर भी गुजरती है। क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं ये माली यहाँ से इंडिया से होते हुए जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ गए। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होती है, ऊपर होती है कि नीचे होती है। तो आप बताइए कैंसर से आदमी ऊपर जाएगा कि नीचे रहेगा, ऊपर ही जाएगा, मर जाता है आदमी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर हुई। क्लियर। इक्वेटर कहाँ पे हुई, इक्वेटर बीच में हुई, भूमध्य नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, इक्वेटर मतलब यहाँ से बीच से होके जाएगी। और फिर हमारी कौन बचती, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, वो कहाँ पे सबसे नीचे होगी। समझ गए। तो आप ये सारी चीज़ें देख लिया। बाकी हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में इन सबको दिखाएंगे कि कौन कौन से कंट्रीज़, हालांकि हम मैपिंग के जरिए आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सबके मैप प्रोवाइड करा चुके हैं, हालांकि हम उनका फिर से रिवाइज कराएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आपने ये माली देख लिया। एक और बात यहाँ देखिए कि जो ये माली है ना, ये लैंड लॉक कंट्री है। ये देखो यहाँ से ये बंद है। ठीक है, और यहाँ से देखो ऊपर से बंद है, ये भी बंद है। क्लियर। और माली की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, ना ही अटलांटिक से लगती है। अल्जीरिया की जो सीमा है वो लगती है, समझ गए, भूमध्य सागर से। और मोरक्को पे तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये कौन सी, जिब्राल्टर है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अफ्रीका के रीजन की ये बात कर रहा है। अब देखते हैं अगला। अगला देखें उससे पहले तो जो हमारा इम्पोर्टेंट था वो क्या था, टिम्बुक्टू सिटी, वो तो देख लें एक बार। टिम्बुक्टू सिटी, ये देखो। ठीक है, ये है टिम्बुक्टू सिटी। वाह कितनी अच्छी सिटी है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए छोटी सी सिटी है। क्लियर। देखो कितने कम जगह में लोग बसे हुए हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे देख सकते हो, कितना अच्छा नज़ारा है। ये है टिम्बुक्टू सिटी। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग यहाँ गांव के कच्चे मकान नहीं है, बिल्कुल देखो वैसे ही बसे हुए हैं। देख रहे हो जैसे घर में आप लोग बचपन में आप लोग बनाते रहते होंगे ना घर, छोटे छोटे दिवाली के टाइम पीरियड पे, स्कूलिंग लाइफ में। तो ये देखिए टिम्बुक्टू सिटी है ना, कितनी अच्छी सिटी बनी हुई है। समझ गए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कायदे से राजा मौली साहब को यहीं पे भेजना चाहिए मूवीज़ बनाने के लिए। ये देखिए, समझ गए, टिम्बुक्टू सिटी का नज़ारा। चलिए अब क्या आता है, हूल दिवस। यूपीएससी ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है संथाल विद्रोह को लेकर। ठीक है, तो इस पे हमें ज़्यादा डिस्कस और डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज कराएंगे तो वहाँ पे क्रम बताएंगे कि कई सारे जो विद्रोह हैं उनका क्रम क्या है, तो यूपीएससी वो पूछ सकती है। संथाल विद्रोह की याद में हूल दिवस मनाया जाता है। 1855 से 56 में ये हुआ। जमींदारी सिस्टम का विरोध किया गया। सिद्धू व कानू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। क्लियर। बाकी हम डिटेल में वहाँ बताएंगे। फिर आता है धम्म चक्र डे। नाम से ही समझ में आ रहा है धम्म चक्र डे किससे संबंधित होगा। 4 जुलाई को बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। कहाँ पे दिया था आप बताइए, सारनाथ में दिया था, आषाढ़ माह में दिया था। दूसरा पवित्र दिन बुद्ध पूर्णिमा के बाद। क्लियर। डियर पार्क है सारनाथ में, उसे घोषित किया गया। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देंगे बौद्ध धर्म से। क्लियर। 4 आर्य सत्य कौन से हैं बताइए, आप पढ़ते हो ना, दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। मतलब दुख भी है, दुख होने का वो कारण भी पता होता है, उसको दूर भी किया जा सकता है और उसको दूर करने का साधन है, और उसको दूर करने का जो साधन है वही अष्टांगिक मार्ग है। समझ गए। चलिए आप इतनी चीज़ें समझ गए। अब आता है तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है। तो पहले देख लेते हैं, डोडा मार्ग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। क्लियर। गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पे। मतलब आपको सिंपल सा पता है कि तिल्लारी जो ये मार्ग तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व है ये साउथ इंडिया में हमें मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व की लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछती है। तिल्लारी कंजर्वेशन, यहाँ पे शायद मिल जाए आपको, तिल्लारी टूरिस्ट स्पॉट महाराष्ट्र में ये दिखा रहा है।
ठीक है, ये देखिए ये तिल्लारी टूरिस्ट स्पॉट है, तो मतलब यहीं पे कंजर्वेशन एरिया होगा। ठीक है, ये तिल्लारी डैम भी यहीं पे बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र के एरिया की बात कर रहा है, तिल्लारी कंजर्वेशन एरिया। क्लियर, तो आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तिल्लारी प्रोजेक्ट कहाँ का है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं क्या है। फिर है राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपसे नहीं पूछेगी, ये काफ़ी लोकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपसे नहीं पूछेगी तो आपको नहीं याद रखना है। भीम गार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपसे नहीं पूछेगी, बट समझने के लिए समझ सकते हो कि हाँ ये कर्नाटक राज्य में होगी भीम गार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर, महाराष्ट्र का 7वां कॉरिडोर है। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, कई बार आप हमेशा पढ़ते हो ना। देखो, कॉरिडोर का सामान्य सा मतलब ये होता है जैसे ये जंगल है, क्लियर, और दूसरा जंगल यहाँ पे है, तो हाथी वगैरह या कोई शेर वगैरह यहाँ से होकर जाते हैं और बीच में कोई रास्ता पड़ता है, कोई हाईवे, कोई नेशनल हाईवे है। क्लियर, तो क्या होता है कि जब ये जाते हैं तो नेशनल हाईवे में यातायात या तो बाधित हो जाता है या तो कई सारे व्हीकल्स के द्वारा इन जानवरों को टक्कर से मौत हो जाती है। साथ ही इससे दिक्कत होती है लोकल लोगों को। तो सरकार क्या करती है, इस नेशनल पार्क से लेके इस नेशनल पार्क के ऊपर ऊपर एक पुल बना देती है, और वो पुल ऐसा बना देगी कि जानवरों को लगेगा ही नहीं कि वास्तव में उनके नीचे से रोड भी निकल चुकी है। मतलब बिल्कुल इसको ग्रीनिंग करके बना देंगे, आसपास पेड़ लगा देंगे, ऊपर छत लगा देंगे। क्लियर, तो इनको लगेगा अच्छा ये कॉरिडोर है हमारा, यहाँ से आने जाने का रास्ता। एक तरीके से अपने लिए भी हाईवे बनाना और उनके लिए भी एक नेशनल हाईवे बनाना, ये होता है कॉरिडोर। क्लियर, तो ये महाराष्ट्र का 7वां कॉरिडोर है। मतलब महाराष्ट्र में 7 यानी 14 नेशनल पार्कों के बीच में 7 कॉरिडोर बनाए जा चुके हैं। फिर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया के तहत कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। क्लियर, तो आपको ये पता चल गया। दूसरा एक और आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपसे कि एनवायरनमेंट से संबंधित जो एरिया डिक्लेयर किया जाता है, मतलब एनवायरनमेंट एक तरीके से आप स्पेशल जोन, हाँ, ESZ जो डिक्लेयर किया जाता है वो किस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। एनवायरनमेंट स्पेशल जोन जो होता है, तो आप बता सकते हैं उसे वास्तव में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है। समझ गए, उसे 1972 के अंतर्गत डिक्लेयर नहीं किया जाता। और इसी पे यूपीएससी ने कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ESZ जो क्षेत्र होते हैं वो किसके अंतर्गत डिक्लेयर किए जाते हैं, स्पेशल जोन मतलब जिसको बोलते हैं। क्लियर, चलिए अगला है हमारा पल्स। पल्स क्या है, पल्स वास्तव में नासा के द्वारा एक पेंडेंट बनाया गया। आपसे नहीं पूछेगा कि पल्स क्या है, वास्तव में ये क्या है, एक तरीके का लॉकेट है। जैसे कोई नायक देता है ना अपनी नायिका को कोई लॉकेट वगैरह, तो उस पर बीच में कोई एक नग लगा होता है। नग तो आप लोग समझते होंगे, जैसे कई सारे मास्टर अपने हाथों की उंगलियों में कई सारे नग पहने होते हैं, नीले पीले हरे गुलाबी। मतलब जैसे सबसे ज़्यादा पाप वही करते हैं और सबसे ज़्यादा दुश्मन उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो वास्तव में नग का उपयोग इसीलिए होता है। आप लोग कई बार कई सारे नग सुनते होंगे। नीलम की हमेशा चर्चा की जाती है कि नीलम एक नग होता है। ठीक है, मणियों की आप चर्चा करते हो, डायमंड को आप देखते होगे, तो उसी को जो लोग गले में पहनते हैं वो वास्तव में बिल्कुल नग की तरह का ये पल्स है। तो जब भी आपका हाथ आपके मुंह के ऊपर जाएगा ना, तो वो डिवाइस अपने आप एक्टिव हो जाएगी और आपको बता देगी रुक जाओ, आप अपने हाथों को अपने माउथ की ओर मत लेकर जाइए। क्लियर, तो इसी चीज़ को ये बनाया गया, गले में लॉकेट की तरह है, आप इसे पहन सकते हैं। अरे आप ऐसे समझो, कई सारे जादूगर नहीं होते थे पिछले ज़माने के, मतलब पिक्चरों में या मूवीज़ में आप देखते होंगे जादू टोना वाली, तो वो लोग गले में पहने रहते थे। समझ गए, चलिए अगला क्या है, फोबोस। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द फोबोस और डीमोस क्या है। फोबोस और डीमोस कुछ नहीं, ये वास्तव में मंगल ग्रह के चंद्रमा है। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा कौन है, चंद्रमा है, जो कि हम लोगों के मामा लगते हैं। क्लियर, तो पृथ्वी के जो मामा, मतलब हम लोगों के जो मामा हैं चंद्रमा साहब, वो तो पृथ्वी के चंद्रमा हो गए। उसी तरीके से मंगल के भी तो मामा होंगे, तो मंगल के जो मामा हुए वो हुए फोबोस और डीमोस। तो आपको ये पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि
फोबोस और डीमोस हाल ही में चर्चा में रहे क्या हैं? क्या ये दो क्षुद्र ग्रह हैं? क्या ये दो उल्कापिंड हैं? क्या ये दो आपसे पूछेगा अंतरिक्ष आकाश गंगाएं हैं? या फिर ये दो मंगल के बताइए क्या हैं? चंद्रमा हैं। तो आप बताएंगे सर ये मंगल के दो चंद्रमा हैं। और खुशी की बात आपको ये होनी चाहिए कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे द्वारा भेजे गए मॉम मिशन ने फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजी हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु दर्शन फेस्टिवल आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना पता होना चाहिए कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता होगा। उत्तर प्रदेश में तो नहीं मनाया जाता होगा। देखो आपको ना कभी कभी ज्ञान की ज़रूरत नहीं चाहिए, कभी कभी बस अपनी थिंकिंग ही लगाया करो कि सिंधु दर्शन कहाँ मनाया जाता होगा। उत्तर प्रदेश में तो नहीं मनाया जाता होगा, मध्य प्रदेश में भी नहीं मनाया जाता होगा, पाकिस्तान की बात ये कर नहीं सकता है, अफ़गानिस्तान की इसकी हिम्मत नहीं है बात कर दे। क्लियर? तो कहाँ का होगा? पंजाब का या तो हो सकता है, या तो कश्मीर का हो सकता है, या तो लद्दाख का हो सकता है, या फिर हिमाचल का हो सकता है। इन चार में से कहीं और का बाहर का नहीं होगा। समझ गए? अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने नज़दीक नज़दीक ऑप्शन यूपीएससी देती नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं दे देगी पंजाब भी दे दे, आपको हिमाचल भी दे दे, उत्तराखंड भी दे दे, बिल्कुल नहीं देगी, दूर दूर के देगी आपको। तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख में मनाया जाता है। समझ गए? इंडस रिवर के कारण। इससे ज़्यादा आपको नहीं पता होना चाहिए। अब आता है बोत्सवाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आपसे बोत्सवाना पूछेगी। क्लियर? कि बोत्सवाना कहाँ पे है? तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। कहाँ की? अफ्रीका की। क्लियर? अब आप लोग अफ्रीका की कंट्री तो एक बार इसको देख लेते हैं और आपको शायद एक मूवी में बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। हालांकि मूवी बताने से मुझे डर लगता है क्योंकि आप लोग खाली समय पे हो सकता है फिर कब मूवी ही देखने लगो। बोत्सवाना ये है आपका साउदर्न अफ्रीका में। क्लियर? तो ये है लैंडलॉक कंट्री। आप लोगों को एक मूवी देखनी चाहिए था, गॉड मस्ट क्रेजी। मतलब मूवी में आपको आवाज़ तो समझ में नहीं आएगी बट आपको मूवी अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसमें वास्तव में आपसे कालाहारी जो जंगल है उसकी चर्चा की गई है, उसी से संबंधित पूरी मूवी है। गॉड मस्ट क्रेजी मूवी हालांकि नहीं बताना चाहता हूँ। उसमें एक छोटी सी घटना ये होती है कि एक व्यक्ति होता है, वो जंगल में रहता है, आदिवासी होता है। तो उसको एक दिन आसमान से ऊपर से कोई व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंक देता है, जहाज़ से जा रहा होता है। तो उसको लगता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल किसी भगवान के द्वारा भेजी गई है। तो वो उसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फिर अपनी दैनिक रूटीन में ले आता है। आगे चल के उसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर, खाली बोतल को लेकर लड़ाई भी होती है क्योंकि वो आदिवासी होते हैं, उनको इतनी अक्ल तो होती नहीं है। और जब लड़ाई होती है तो फिर वो जाके भगवान को वापस करने जाता है। तो नई ज़िंदगी से मिलता है, मतलब नए नए लोगों से, समाज से, शहर के लोगों से। तो उसी में पूरी मूवीज़ बनी हुई है, कभी देखना आप। ग्लोबलाइजेशन को लेकर मूवी थी, तो हमने फर्स्ट टाइम वही देखी थी, मतलब यूपीएससी की तैयारी के दौरान। चलिए बोत्सवाना आप ये देख रहे हैं, लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक का मतलब जिसकी सीमा टच ना होती हो किसी उससे। अब आप देखिए ये नामीबिया है। क्लियर? ये जिम्बाब्वे है, ये इसाती है और ये लेसोतो है। लेसोतो भी कई बार आपसे पूछा जाता है, साउथ अफ्रीका के अंदर लैंडलॉक है। क्लियर? एक और बात कि जो ये नामीबिया है और ये जो बोत्सवाना है, क्लियर, ये सब के सब लैंडलॉक सॉरी, ये सब के सब आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से गुजरती है। कैप्रिकॉर्न का मतलब ये देखिए आप, यहाँ से कैप्रिकॉर्न गुजरती है, मतलब सीधा सा है कि यहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती। तो आपको अफ्रीका के 3 कंट्री याद हो गए कि नामीबिया और बोत्सवाना। क्लियर? और साथ ही आपका साउथ अफ्रीका भी गुजरता है, और कौन सा गुजरता है? मोजाम्बिक और मैडागास्कर भी। क्लियर? ये आपका क्या है? ये आपका मोजाम्बिक है, यहाँ से भी आपकी गुजरती होके। तो ये इतनी आपको चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब आपको इतनी चीज़ें याद हो गई। अब हम देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन अपना, सूरेटी बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आपको पता है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बताइए। गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं, मतलब पैसे की उगाही के लिए। बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, हमने इकोनॉमी की बुक सीरीज में कराया है और 24 पार्ट में हमने पूरी इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग जो लोग ना देखे हों वो हमारी इकोनॉमी की सीरीज में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होते हैं? सिक्योरिटी का मतलब सुनिश्चितता देना। मतलब क्या हुआ, इल्डा आई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इल्डा आई आपको पता है बीमा से संबंधित कंपनी है। जी श्रीनिवासन इसके फायदे व नुकसान के लिए गठित की गई है समिति। क्लियर? तीसरी पार्टी द्वारा गारंटी देना की बात की गई है। रोड इंडस्ट्री में ज़्यादा उपयोग किया जाता है इस सिक्योरिटी बॉन्ड का। आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा
कि श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, आप बताइए। बॉन्ड और डिबेंचर का डिफरेंस ज़रूर पूछेगा, समझ गए। देखो यूपीएससी की एक ट्रिक होती है कि पहले वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, फिर अगले साल उस पर डेप्थ में पूछेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले वर्ष ही वो डेप्थ में पूछ ले। आप कभी भी बैक ईयर उठा कर देखिए, अगर उसने पहले वर्ष आपसे G20 पूछा है तो अगले वर्ष G20 को डेप्थ में पूछेगा, फिर उसके संबंध में रिपोर्ट पूछेगा और रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट के इंडिकेटर्स पूछेगा। ऐसा उसका ट्रेंड है। और होता क्या है कि G20 उसने एक बार पूछ लिया, कोचिंग संस्थान वाले G20 फिर बना देंगे। कोचिंग संस्थान वाले ये समझ ही नहीं पाएंगे कि डेप्थ में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। बट हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में तो पूरी डेप्थ में ही पहुंचा देते हैं, समझ गए। उतना आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। अब आता है REDD+। ये क्या है? जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए समाधान है। हम ऑलरेडी आपको पढ़ाएंगे एनवायरनमेंट बुक सीरीज में भी और साथ ही अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में, तो आपको चिंता नहीं करनी है। UNFCCC के द्वारा इसे गठित किया गया। डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रेरित किया जाता है ताकि जंगलों को कटने से बचाएं और इसके एवज में उन्हें पैसा मिलता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत पैसा आता है। 2005 में पहली बार इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। पूरा नाम है रेड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, मतलब जंगल को काटने से, उनको प्रिजर्व करने से और उनको कंजर्वेट करने से संबंधित है ये परियोजना। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि REDD+ का कॉन्सेप्ट आया 2005 में या Rio+10 में, तो आप कहेंगे नहीं सर Rio+10 में नहीं आया, क्योंकि 2005 में इसका गठन हुआ और Rio+10 कब आया? 2002 में। क्लियर? यह आपको देगा Rio+20 का कॉन्सेप्ट है, तो आप कहेंगे नहीं। क्लियर? साथ ही आपको दे देगा कि इसमें पैसा प्राइवेट्स के द्वारा आता है या वर्ल्ड बैंक फंड की जाती है, तो बिल्कुल नहीं, ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंतर्गत पैसा आता है। एक और क्वेश्चन आपसे बनेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रेरित किया जाता है लेकिन इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार का वित्त नहीं मिलता, तो भी गलत हो जाएगा। आपको दे देगा ये जो स्कीम है ये वास्तव में किसकी है, आपको दे देगा यहाँ पे ये UNEP की स्कीम है, तो आप कहोगे नहीं साहब ये UNFCCC की स्कीम है। समझ गए? इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो आपको पता होना चाहिए। समझ गए? इसमें प्लस का मतलब है क्या? रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इनरिचमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स, मतलब कि केवल एक चीज़ पर केंद्रित नहीं रहना, अर्थात फॉरेस्ट को केवल एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आप केवल कंजर्वेट करके ही फॉरेस्ट को नहीं यूज कर सकते हो, आप उसे सस्टेनेबल रूप से मैनेज भी करो, साथ ही फॉरेस्ट को इनरिच करो, मतलब उसमें बढ़ावा दो, उसमें जैव विविधता को प्रमोट करो और ऐसे पेड़ को लगाओ जो कार्बन को एब्जॉर्ब करें, मतलब कम से कम कार्बन को उत्पादित करें। इस चीज़ से संबंधित है। बाकी आता है ओफिकॉर्डिसेप्स न्यूटन्स फंगस। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ये फंगस क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका क्या उपयोग होता है, कुछ भी नहीं आएगा। SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है, अब आपसे नहीं पूछेगी। तो इसे STSN के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। स्वीडन को फर्स्ट स्थान मिला है, ये भी आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्या है? स्वीडन की लोकेशन, तो एक बार देख लेते हैं स्वीडन की लोकेशन। ये है हमारा प्यारा अफ्रीका, मतलब हमारा क्यों है, अफ्रीका वालों का अफ्रीका है। क्लियर? एक मिनट रुको, इसको सही करते हैं, ये उल्टा हो गया है बेचारा। चलिए यहाँ से हम चले कहाँ पे? स्वीडन की ओर। तो ये हमारा अफ्रीका है, आप देखते हो, ठीक है। मेडिटेरियन सी है, फिर ये इटली को हमने क्रॉस किया, ऊपर गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक दिन से, बहुत दिन से आप लोगों को एक कंट्री बता रहा था ना जो काफ़ी ज़्यादा मिलती नहीं थी, तो देखो ये मिल गई आज, एस्टोनिया मिल गई। क्लियर? ये लिथुआनिया है, समझ गए। अब यहाँ पे ये जो कंट्री थी, मैं आपको हमेशा बताता था कि ये कौन सी कंट्री, ये रसिया का क्षेत्र है, समझ गए। यहाँ पे ये छोटा सा जो क्षेत्र है ये वास्तव में रसिया की टेरिटरी है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपको दे दे बाल्टिक सी से सीमा क्या रसिया की लगती है, तो हाँ रखती है, समझ गए, क्योंकि ये रसिया ने यहाँ पे अपना कब्जा कर रखा है। और ये आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता होगा। अब आप देखिए, ये बाल्टिक सी आपने पढ़ा था, यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया थी, ये स्वीडन, आप देखिए, समझ गए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि स्वीडन की जो सीमा है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सी दोनों से लगती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। स्वीडन की जो सीमा है वो नॉर्वे से भी लगती है, आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहे हो। स्वीडन की जो सीमा फिनलैंड से भी लगती है, आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहे हो। क्लियर? लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या, कि स्वीडन की सीमा नॉर्वियन सी से नहीं लगती है,
समझ गए, क्योंकि यहाँ से स्वीडन बंद हो जाता है और ये आपका नॉर्वे ऊपर ऊपर चला गया। समझ गए, इतनी लोकेशन आपने देख ली, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात आती है सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस देश में है? भूटान में। हालांकि हमारे पड़ोसी देशों की कभी पूछते नहीं हैं, बट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन ये है कहाँ पे। तो इसको हमने देखा सक्तेंग, ठीक है, ये देखें सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भूटान से सीमा बनाती हुई है। देखो ये देखो है बिल्कुल भूटान और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, देखिए आप लोगों को इसलिए मैं ज़्यादा जूम करके अब नहीं दिखाता हूँ क्योंकि आप लोगों का मन कर जाता होगा कि मास्टर एक बार घुमा लाओ यहाँ पे, तो इतना तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं ये बॉर्डर है, क्लियर, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, ये भूटान है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉर्डर पे स्थित है। अब यहाँ पे ये दिमाग मत लगाइएगा आप लोग कि सर आपकी लोकेशन तो यहाँ दिखा रहा, बॉर्डर तो यहाँ पे, तो ये लोकेशन दिखाएगा, ज़रूरी नहीं होता लोकेशन इनकी सही हो सकता है यहाँ तक पूरा फैला हो। समझ गए, तो आप ये देख सकते हो। तो इतना आपको पता है। मेलोंगकोंग विलेज, आपने अभी इसको भी चर्चा में सुना होगा, चाइना यहाँ पे कब्जा कर रहा है अंदर तक, समझ गए। तो खैर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपने देख लिया भूटान में है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। फिर आता है क्या? GEF, मतलब GEF का मतलब क्या होता है? ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ को 1992 की रियो अर्थ समिट में किया गया था। वर्ल्ड बैंक ट्रस्टी है, 5 को पैसा मिलता है। किसको किसको? मिनीमाटा कन्वेंशन को, पॉप्स को, UNCBD को यानी कि यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी को, क्लियर, UNCCD को, क्लियर, UNFCCC को। ये सब हम वहाँ बताएंगे। अभी आपको बस ये याद रखना है कि हाँ मिनीमाटा, पॉप्स, UNCBD और UNCCD और साथ ही UNFCCC को फंडिंग प्रोवाइड की जाती है GEF के द्वारा, क्लियर। इतना आपको याद रखना है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। समझ गए। देखो ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ अलग है, ठीक है, और ग्रीन क्लाइमेट फंड अलग है, दोनों का अंतर है, तो कंफ्यूज नहीं होना। विंटर डीजल क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा, विंटर डीजल मतलब एक ऐसा डीजल बनाना जो कि विंटर में जमे ना, क्लियर। तो आप समझ सकते हो उसी चीज़ से संबंधित है, आपसे नहीं पूछेगा। इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा आपको पता है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होती है, क्लियर। तो वही चीज़ है यहाँ पे। दिल्ली सरकार, मैंने ऑलरेडी पिछली बार प्लाज्मा से संबंधित एक क्वेश्चन कराया भी था, नहीं पूछेगा आपसे। ये सब SSC के क्वेश्चन होते हैं, UPSC नहीं पूछेगी। एस्टिवोसाइड क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द एस्टिवियोसाइड क्या है, तो आप बता सकते हैं एक ये नेचुरल प्लांट है, बस इतना ही लिखना है, बाकी ये दोनों के दोनों बेकार है। इसके उपयोग क्या हो सकते हैं? काफ़ी सारी बीमारियों में हो सकते हैं। देखो प्लांट का कुछ पता नहीं है ना भाई, नीम के पेड़ के कितने सारे उपयोग हो सकते हैं, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। कुछ लोग नीम का जूस भी पीते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह नीम से ब्रश भी करते हैं, तो वही बात है। अब आती है करण 4, करण अर्जुन आप नाम सुनते हो, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं, खुशी की बात, कि करण हो चाहे अर्जुन हो, ये दोनों के दोनों गेहूं के बीज होते हैं। समझ गए। आप कभी भी किसान फैमिली से तो होंगे ही, तो जब आप कभी बीज भंडार में जाएंगे ना लेने, तो अर्जुन नाम से भी आपको बीज मिलेगा, ठीक है, और करण नाम से भी आपको बीज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है। क्या कन्फ्यूज़न? ये है कि यहाँ पे करण जो है ये एक गन्ने की प्रजाति है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि करण 4 किसका नाम दिया गया? गन्ने की प्रजाति का, ना कि गेहूं की। समझ रहे हैं। अन्य नाम क्या है? अलग अलग नाम है, वो हमें याद नहीं रखना है। रेड रूट व स्मट बीमारी कम करता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि रेड रूट व स्मट नाम की बीमारी किस प्रजाति से संबंधित है? कृषि की, तो आप बताएंगे गन्ने की। और क्यों इंपॉर्टेंट है? आजकल UPSC आप देखते हो एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है, तो वहाँ की दृष्टि से उपयोगी है। रेड रूट की बीमारी क्या होती है? आपने देखा होगा ना, जब गन्ना इस समय आप लोग पीते होंगे गन्ने का जूस, तो कई सारे गन्ने होंगे जिसमें लाल लाल कलर बने होते हैं उस पर, वो बीमारी होती है वास्तव में, लेकिन हम लोग पी जाते हैं, ठीक है। स्मट नाम की भी बीमारी होती है। चलिए अब आते हैं NHAI। आपसे इंडिपेंडेंट रूप से नहीं पूछने वाला कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होती है, इसका क्या काम है, बिल्कुल नहीं पूछेगा, तो हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप मोटे तौर पर अच्छा मुझे ये बता दीजिए इसकी मिनिस्ट्री कौन होगी? रोड ट्रांसपोर्ट होगी, ना कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री होगी, क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आता है जरदोजी कला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जरदोजी कला वास्तव में सोने की कढ़ाई है, लखनऊ में की जाती है,
जीआई टैग भी मिला है। मुगल काल द्वारा पर्सिया से भारत में आई, कहने का मतलब मुगल काल के दौरान पर्सिया से भारत में आए थे। पर्सिया मतलब आजकल का फारस का एरिया, क्लियर। गल्फ ऑफ पर्सिया पढ़ते हो ना, वही बात। अब आप बताइए गल्फ ऑफ पर्सिया कहाँ कहाँ से लगती है? ईरान से, कुवैत से, कतर से, बहरीन से, यूएई से, ठीक है, ओमान से। तो आप बता सकते हैं। अब आप लोगों को लगता है सर मास्टर दिखा दो आप, तो देख लो आप गल्फ ऑफ पर्सिया कहाँ पे है। ये हमारा प्यारा भारत था। प्यारे भारत से हम कहाँ की ओर चले, वापस चलते हैं। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ पे हम पहुँचे, ये देखिए, ये आप देख रहे हो पर्सियन गल्फ। ये है आपका यहाँ पे ईरान, ये है आपका कुवैत, ये है आपका यहाँ पे बहरीन, ये है आपका कतर, क्लियर, ये है आपका यूएई, क्लियर। सारी चीज़ें पता चल रही। ये ईरान है आपका, यहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट है। और अभी पता होना चाहिए यूएसए ने यहीं पे मिसाइल दागी थी, ईरान के इस जहाज़ को ख़त्म कर दिया था, क्लियर। ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये ओमान कंट्री है। तो आपने ये चीज़ें देख ली कि वास्तव में गल्फ ऑफ पर्सिया यहाँ पे है और रेड सी यहाँ पे है, गल्फ ऑफ अडन यहाँ पे है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप जानते हो क्या? स्ट्रेट ऑफ, बताइए क्या नाम है उसका? स्ट्रेट ऑफ हार्मूज यहीं पे है आपकी, क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कहाँ पे है। गल्फ ऑफ, ये देखो है, गल्फ ऑफ पर्सिया से गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। काफ़ी सारे, देखो मैं बार बार आपको क्यों दिखा देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें बच्चों को टफ लगती है ना आगे चल के मैपिंग की, अरे और पर्सियन गल्फ कहाँ होगी, किन किन देशों से लगती होगी, तो अब आपके दिमाग में छप जाती है। भले आप आज अभी भूल जाओ, लेकिन आगे चल के ना जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप एलिमिनेट कर दोगे। अब देखते हैं क्या आगे। जरदोजी कला, मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। जरदोजी कला को आप लोगों में से कई सारी लड़कियां सलवार सूट पहनती होंगी, कई सारी लड़कियां साड़ी भी पहनती होंगी। शादी में आप लोगों ने लहंगा देखा होगा, दुल्हन पहनती है, ठीक है। तो वो जो लहंगा होता है उसमें सोने की तो कढ़ाई होती नहीं है, नहीं तो लोग तो चुरा के ले जाएं लहंगा, ठीक है। उसमें तांबे की या आप कह सकते हो पीतल की कढ़ाई की जाती है, या किसी अन्य धातु की उसमें कढ़ाई की जाती है। नीचे बॉर्डर की डिज़ाइनिंग होती है, पल्लू जो होता है उसमें डिज़ाइनिंग होती है, क्लियर, नेट वाली कढ़ाई होती है। तो ये सब वास्तव में एक तरीके की जरदोजी कला ही है। बस अंतर ये है कि ये सोने की नहीं है, लेकिन आप एग्जाम्पल के रूप में लहंगे को ही समझ सकती हो, क्लियर। चलिए, अरे आप मोदी जी को देखी होगी ना, मोदी जी का जो सूट था काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो जिसमें मोदी मोदी लिखा था ना, ब्लैक कलर का सूट पहन के गए थे घूमने। तो वो वास्तव में जरदोजी कला का एग्जाम्पल है, क्लियर। सूट बूट वाली सरकार, कई बार आपने सुना होगा। एलिमेंट्स सोशल मीडिया ऐप से संबंधित हैं, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि एलिमेंट्स क्या है। चलिए अगला है शेषनाग, आपसे नहीं पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा शेषनाग और सुपर एनाकोंडा क्या है। वास्तव में 4 मालगाड़ियों को जोड़कर एक मालगाड़ी बनाई गई, मतलब एक मालगाड़ी में लगभग 70 से 80 डब्बे होते हैं, तो 4 मालगाड़ियों को आपस में जोड़ दिया गया, उसी का नाम दिया गया शेषनाग मालगाड़ी, मतलब 251 डिब्बे। इसी से पहले सुपर एनाकोंडा नाम की बनाई गई थी, जिसमें 177 डब्बों को जोड़ा गया था। आपसे नहीं पूछेगा। इलोफिया ऑब्टूसा ये क्या है? ग्राउंड आर्किड है। आपसे ये नहीं पूछेगा ग्राउंड आर्किड क्या होता है क्या नहीं होता। आर्किड कंट्री आपसे आर्किड स्टेट आपसे पूछता है, तो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सारी चीज़ें, क्लियर। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, आप अच्छे से जानते हैं। एक बार लोकेशन आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ मास्टर ने हमको उत्तर प्रदेश की बात आई तो कुछ नहीं दिखाया। दुधवा, ठीक है, नेशनल पार्क, ये देखिए उत्तर प्रदेश में है। ये देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर के पास में लगभग। तो ये आपको मिल गया दुधवा नेशनल पार्क, समझ गए। तो बाकी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि हाँ दुधवा नेशनल पार्क कहाँ होगा, कहीं मध्य प्रदेश में तो नहीं है, नहीं उत्तर प्रदेश में है, क्लियर। अब क्या आता है? साइगा एंटीलोप। एंटीलोप आपसे बस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसमें है? IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बाकी आपसे साइगा वाइगा कुछ नहीं पूछेगा, इतनी इंपॉर्टेंट ये स्पीसीज़ है नहीं। अब आता है गोल्डन वर्ड बिंग, ये क्या है? भारत की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द गोल्डन बर्ड विंग क्या है, तो नाम से समझ में आएगा कोई तितली की प्रजाति है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है तितलियों को लेकर, क्लियर। तो तितली वाला आप समझ सकते हो। अब कई सारे लोगों को गाना याद आ रहा होगा तितलियाँ वाला, ठीक है। तो इतना नहीं कन्फ्यूज होना है कि यार मेरा तितलियाँ वरदा।
क्वाकल सबसे छोटी बटरफ्लाई है, कोची में बटरफ्लाई पार्क ही बना है। योमन जो है वो तमिलनाडु की बटरफ्लाई है, उसकी स्पीसीज़ है। क्लियर। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि योमन और गोल्डन बर्डविंग ये क्या है, बटरफ्लाई की स्पीसीज़ हैं। क्लियर। चलिए अब आता है हिमाचल प्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया जहाँ 100% LPG कनेक्शन हो गया है। ऐसे तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पहला राज्य बन गया, कैसे पूछेगा आपसे, आपसे उज्ज्वला स्कीम को देगा और उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत आपको ये तथ्य डाल देगा। तो जब हम उज्ज्वला स्कीम को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस तथ्य को हम फिर से आपको रिवाइज कराएंगे। क्लियर। जैसे सिक्किम पे क्वेश्चन पूछा है ना कि कौन सा जैविक राज्य बन गया था पहला राज्य, तो वास्तव में ऐसे ही मिला के उसने क्वेश्चन पूछा। समझ गए। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको पता हैं। फिर आता है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये प्राइवेट संस्था के द्वारा है। समझ गए। फिर आता है इडलिब शहर कहाँ का है। यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है कि इडलिब सिटी कहाँ की है, तो ये सीरिया की है और साथ ही सीरिया में कई अन्य सिटीज़ हैं, अलेप्पो है, रक्का है, दामस्क है, ये कई सारी सिटी हैं। तो अब हम देख लेते हैं वास्तव में सीरिया में ये सिटी हैं भी या नहीं भी। तो हम चलते हैं कहाँ पे, अपने प्यारे पड़ोसी देश, मतलब पड़ोसी तो हमारा नहीं है, सीरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे सीरिया ही जाना है भाई मुझे। हाँ ये देखो सीरिया में हम पहुँचे। सीरिया काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है ISIS को लेके। क्लियर। अब देखो हम यहाँ सीरिया में पहुँच तो गए, ठीक है। तो सीरिया में हम थोड़ा सा और ये करते हैं, जूम किए। अब जब जूम करेंगे तो हो सकता है हमें एक दो यहाँ पे सिटीज़ मिल जाएं। तो आप देखिए सीरिया, ठीक है, ये सीरिया आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2-3 सिटी मिलनी चाहिए भाई, थोड़ा और जूम कर दें हम, शायद मिल जाए। चलो 1 मिनट रुको, इसको हम एक एक करके ही यहाँ से दिखा देते हैं आपको। इडलिब सिटी कहाँ पे है, इडलिब। बाकी हमने आपको मैप भेज दिया है टेलीग्राम चैनल पर, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है। ये देखिए ये आपका हो गया इडलिब सिटी। क्लियर। फिर आप बताइए कौन सा आपका सिटी यहाँ पे पूछा गया। इडलिब के बाद आपका है अलेप्पो, रक्का और दामस्क। क्लियर। दामस्क तो आपका यहाँ पे मिल गया है, ये देखो दामस्क आपका यहाँ पे ये सिटी है, ये देखिए ये दामस्क है आपका। क्लियर, ये आपका दामस्क सिटी है। ठीक। फिर आता है आपका कौन सा, अलेप्पो। तो अलेप्पो को हम आपको दिखा देते हैं, अलेप्पो, एलेप्पो। ठीक है, ये देखो आपको एलेप्पो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये सिटी, ये वास्तव में इसलिए चर्चा में रही थी ना क्योंकि ISIS का ये केंद्र हुआ करते थे, एलेप्पो हुआ, इडलिब हुआ। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा चर्चा में रही थी। तो आपने देख लिया। अब आता है हमारा इसमें कौन सा, नतांज। नतांज सिटी कहाँ की है, ईरान में। क्लियर। यहाँ न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट है। ईरान को आप जानते हो इस समय USA की काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही है और वास्तव में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इतांज। क्लियर, यहाँ पे इतांज ईरान में। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, अच्छा नतांज है, मैं इतांज क्यों उसमें टाइप कर रहा हूँ, हद है। नतांज है, मैं इतांज उसमें टाइप कर रहा हूँ, नतांज। अब देखो आ गया। ठीक है, ये देखो ये है आपका ईरान में, ये देखिए। ठीक है, ये बॉर्डर पे है बिल्कुल। ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम यहाँ पे ये कर रहा है, जैसे अपने आप पोखरण का हो रहा था ना, तो वही चीज़ है बिल्कुल वैसा ही सिटी ये नतांज। चलिए इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए। अब देखते हैं अगला इसमें आर्टिकल क्या है। अगला है काटसा एक्ट, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। सिंपल सा बस आपको ये पता होना चाहिए काटसा एक्ट किसका है, तो USA का। किस चीज़ से संबंधित है, शत्रु देशों से व्यापार को लेकर सेंसेक्स लगाता है। कई सारे एक्ट आते हैं मतलब USA के, तो आपको बस ये पता होना चाहिए। और शत्रु देश कौन कौन से हैं, रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। मतलब ये उन देशों से कहता है जो USA के दोस्त हैं कि आप रसिया से, ईरान से और नॉर्थ कोरिया से कोई भी वेपन्स परचेज नहीं करेंगे। बट आपको पता है कि इंडिया रसिया से वेपन्स परचेज करता है, ईरान के साथ में इंडिया के अच्छे संबंध हैं। क्लियर, तो इसलिए ये इंडिया पे इसका इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं हो पाता है। क्लियर, तो आप जानते हो चाबार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आता है मारमोट्स।
वास्तव में गिलेरी की फैमिली है, आपसे नहीं पूछेगा। प्लेग, प्लेग इम्पॉर्टेंट है, क्यों? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्लेग जो फैलता है वो वायरस से फैलता है क्या? तो नहीं, प्लेग वास्तव में बैक्टीरिया के कारण फैलता है, मतलब एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। चूहों व गिलहरी में होता है। 3 टाइप का होता है। बूबोनिक प्लेग आपने बचपन में पढ़ा होगा, सॉरी बचपन में कह रहा हूँ, मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि बूबोनिक प्लेग के कारण काफ़ी सारे लोग उस समय मर गए थे। बूबोनिक प्लेग क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम पर अटैक करता है और इलाज ना होने पर अन्य फॉर्म में बदल जाता है। मतलब बूबोनिक फर्स्ट स्टेज है जो बाद में चेंज हो जाता है, और ये किस में चेंज होता है? न्यूमोनिक में। न्यूमोनिक जो है वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है, समझ गए? आपको ये ऐसे सिंपल नहीं पूछेगा बूबोनिक क्या होता है, ल्यूमोनिक क्या होता है, आपसे बस इतना पूछेगा कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। जैसे आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ना, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए को लेके, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। बूबोनिक होता है, ल्यूमोनिक होता है और सेप्टिस्मिक प्लेग होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है वायरस, मानव से मानव में संक्रमण होता है, हाईली कंटेजेनियस होता है। ए व बी का अगर इलाज नहीं हो पाता है तो वे प्लेग सेप्टेमिक प्लेग में बदल जाते हैं। मतलब बूबोनिक और ल्यूमोनिक का अगर इलाज नहीं हो पाता है तो वो आगे चलकर सेप्टिस्मिक प्लेग में बदल जाता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। अब आप बताइए, क्या प्लेग का इलाज ना होने पर लोगों की मौत हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, इसीलिए तो खतरा है। इसीलिए तो आप देखते हो कि मॉडर्न इंडिया में महात्मा गांधी क्यों संघर्ष करते हैं प्लेग को लेकर। क्लियर? चलिए, और आपको पता होना चाहिए अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ था वो वास्तव में इसीलिए हुआ था। अब आता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब आपको पता है कि साहब इसमें सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। किस लिए बनाया गया है? फसलों को स्टोर करके रखा जा सके। 2020 से 2029 तक ये स्कीम इम्प्लीमेंट रहेगी। 3% का ब्याज सबवेंशन भी मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। स्टार्स में लिथियम, लिथियम आपसे इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा लिथियम आयन बैटरी को लेकर। क्लियर? ग्रहों की अपेक्षा काफ़ी कम पाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली सुलझा ली और बताया कुछ तारों में लिथियम इसलिए ज़्यादा होता है कारण रेड जियांट स्टेज से रेड क्लम्प स्टेज में हो जाता है। आपसे नहीं पूछेगा इसलिए याद नहीं रखना है। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि इसके क्या उपयोग हैं, तो ये काफ़ी उपयोगी है लिथियम। क्यों उपयोगी है? तो आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट होता है, हल्का होता है, रिएक्टिव होता है। और आपको पता होना चाहिए आपके मोबाइल्स की जो बैटरी होती है ना वो लिथियम की होती है, इसीलिए आप देखिएगा इस समय जो फ़ोन आ रहे हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं। आईपैड की जो बैटरी होती हैं, आईपॉड की जो बैटरी होती हैं वो हल्की क्यों होती है? क्योंकि उनमें लिथियम आयन का उपयोग किया जाता है। बाकी हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने मई महीने के करंट अफेयर्स में 2019 में, समझ गया? फिर आता है हमारा मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालदीव व श्रीलंका पहले ऐसे देश बन गए हैं जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया से इसे एलिमिनेट कर दिया है। मीजल्स क्या होता है? ये एक हाईली संक्रमित वायरस है, समझ गए? मतलब मीजल्स नाम की जो बीमारी है वो वायरस से होती है। अभी आपने प्लेग पढ़ा किससे होती है? बैक्टीरिया से। देखो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, हम आपको लास्ट में क्या करेंगे जब क्विक रिवीजन कराएंगे तो बैक्टीरियल डिजीज़ अलग करा देंगे, वायरस डिजीज़ अलग करा देंगे, पैरासाइट डिजीज़ अलग करा देंगे, ताकि आपको चीज़ें याद रहें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा, और ऐसा क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज में अभी तक नहीं बना है, तो इसलिए संभावना ज़्यादा है। बच्चों की मृत्यु का मुख्य शिकार होते हैं, मतलब मीजल्स जो होता है बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। गला व मुख से फैलता है। रूबेला इसे जर्मन मीजल्स के नाम से जाना जाता है, मतलब ये जो वर्ड है वास्तव में जर्मन का है। कंटेजेनियस है, मतलब संक्रमण फैलता है मानव से दूसरे मानव में। गर्भवती माँ में ज़्यादा होता है, खासतौर पर बच्चों के जन्म के दौरान भी। क्लियर? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तव में मीजल्स और रूबेला क्या होता है। काफ़ी सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं बट ड्रग अवेलेबल नहीं है। तो आपको पता है कि वैक्सीन किसके लिए होती है? वैक्सीन उन लोगों के लिए जो पहले से इनसे इन्फेक्टेड नहीं है, और ड्रग किन के लिए? वो लोग जो इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, समझ गए? अब आप लोग एक बात बताइए, जो मालदीव है क्या वहाँ से कैप्रिकॉन गुजरता है, क्या वहाँ से इक्वेटर गुजरता है, या वहाँ से आप बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है? क्या गुजरता है वहाँ से? आप लोगों को पता होगा ना, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जो मालदीव है वहाँ से क्या गुजरता है, पता है? चलिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं, आप देख के ही बता सकते हैं फिर हमें
कि वास्तव में यहाँ से क्या गुजरता होगा। देखिए आप ऐसे, ये देखिए ये है हमारा अफ्रीका, ठीक है। हम थोड़ा और पास में गए तो अब आप मोटे तौर पर पहले ये बताइए कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना ट्रॉपिक ऑफ क्या कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कहाँ से पढ़ते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से जाती है, मतलब इस एरिया से, ठीक है, इस एरिया से जाती है, मोटे तौर पर पता है, यानी कि नीचे के एरिया से नहीं जाती। तो ट्रॉपिक ऑफ क्या यहाँ पे मालदीव हमें कहीं मिलेगा? यहाँ नहीं है मालदीव, क्लियर। मालदीव की लोकेशन कहाँ पे? ये है हमारा मालदीव, क्लियर। यहाँ पे आपको ये देखिए ये मालदीव हमारा यहाँ पे मिला, ठीक। अब मालदीव जब हमारा यहाँ पे है तो आप बताइए यहाँ पे कौन सी जाती है? इस जगह से होते हुए लोकेशन से कौन सी जाती है? यहाँ से हमारी जाती है इक्वेटर, क्लियर। और इक्वेटर जब यहाँ से जाएगी नीचे से क्या जाएगी? अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नामीबिया, बोत्सवाना वगैरह कैप्रिकॉर्न से, तो फिर कौन होगी? इक्वेटर, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मालदीव है क्या वो इक्वेटर से होकर गुजरता है? तो बिल्कुल सही बात। देखो अब यूपीएससी काफ़ी तथ्यात्मक ना पूछ के अच्छी जानकारियों में पूछता है। ऐसे पूछेगा आपसे कि बांग्लादेश से कर्क रेखा से होकर गुजरता है, नामीबिया और बोत्सवाना मकर रेखा से, और ये मालदीव आपका भूमध्य रेखा से। तो आप कहेंगे साहब सही बातें हैं तीनों के तीनों, समझ गए। तथ्य भी हो गया, कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन हो गया। अब आता है अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? ये योजना अर्बन माइग्रेंट्स और पुअर लोगों के लिए है। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है कि लोगों की अनुकूल अवस्था के अनुरूप उनको किराए पर मकान प्रोवाइड कराना। मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन के अंतर्गत आता है। PMAU मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की सब स्कीम है। सरकार के वैकेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को बदला जाएगा। 1,000 रुपये से 3,000 रुपये के रेंट पे दिए जाएंगे। मतलब सरकार के द्वारा जो कई सारे कमरे खाली पड़े हैं उन कमरों को अब किराए पे उठाया जाएगा, समझ गए। ऐसा होता वैसे नहीं है, बहुत रेयर होता है। सिताना डार्वेंसिस क्या है? छिपकली की प्रजाति है। बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि अधिकांश लोग आप लोगों में से छिपकली से डरते होंगे, तो इसलिए यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी। तो इस तरीके से हमने अपने इस पार्ट में 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को काफ़ी डिटेल से एनालिसिस किया। आपको समझ में भी आया होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि वास्तव में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसे किस तरीके से पढ़ना है, और आपको सारे कॉन्सेप्ट भी याद हो गए होंगे, क्लियर। कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो गई होंगी। तो बिल्कुल भी इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, कहीं से भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगभग हर एक घटना को काफ़ी डिटेल से एनालिसिस किया है। इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर है, PIB है, PRS है, विकासपीडिया है, समझ गए। और कई सारे करंट के अपडेटेड नोट्स हैं, मैगजीन्स भी, बहुत सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे कई सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर हम लोग जो करंट की मैगज़ीन मंथली परचेज़ करके लाते हैं जुलाई की, उस हिसाब से तो आपके आर्टिकल इसमें नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए आप जो लाते हो मैगज़ीन जुलाई की, वो वास्तव में जुलाई की करंट अफेयर्स ना होके जून की करंट अफेयर्स होती है। पब्लिश वो जुलाई में होती है, क्लियर। दूसरी बात क्या है कि आप जो करंट अफेयर्स लाते हो तो वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको अपनी मैगज़ीन मोटी बनानी है, 100 रुपये की बनानी है, 150 की बनानी है। हमारा उद्देश्य सब कुछ देने का नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि वो मैगज़ीन यूपीएससी ओरिएंटेड नहीं आती है, सारे एग्ज़ाम के लिए आती है। आप देखना हमेशा M लक्ष्मीकांत में लिखा होगा सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो यूपीएससी के लिए हमें पढ़ना है, सभी के लिए नहीं पढ़ना है, समझ गए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।